कैसे हैं आप लोग? आशा आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं शिक्षण की अवधारणा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कह देना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्जाम्स हमारे जल्दी होने वाले हैं, तो हमको बहुत कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस कवर कर लेना होगा। तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि जल्दी से प्रिपरेशन आप कर लें एग्जाम्स की, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले कुछ दिनों तक वीडियोज़ को रेगुलरली देखते रहें, ताकि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत जल्दी से हो सके। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज हम अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। शिक्षण की अवधारणा ये आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए एडम्स महोदय एक हैं। तो एडम्स महोदय ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अध्यापक ने जॉन को लैटिन पढ़ाई। ठीक है, अध्यापक ने जॉन को लैटिन पढ़ाई। तो यदि हम बात करें जॉन और लैटिन, तो इसको हम दो तरह से, सेम सेंटेंस को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं। जैसे जॉन को पढ़ाई, किसको? जॉन को। और क्या पढ़ाई? लैटिन पढ़ाई। तो इस कथन के अनुसार पुराने अध्यापक लैटिन पर अधिक बल देते थे, लेकिन यदि हम नए वाले की बात करें तो यहां पे मतलब जो नए शिक्षक हैं वो जॉन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये पुराना आपका तरीका हो गया और ये नया तरीका हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पुराने जो शिक्षक होते थे या पुरानी जो शिक्षा प्रणाली होती थी, उसमें हम उन कंटेंट्स पे, उन सामग्रियों पर ज्यादा निर्भर होते थे जो हम सिखाना चाहते हैं। लेकिन इस समय क्या है कि जो विद्यार्थी है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं कि हमें क्या शिक्षा देनी चाहिए। तो यह शिक्षक की अवधारणा हो जाती है कि यदि आप भी अध्यापक हैं, यदि आप भी कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप यह सोचते हैं कि यह स्पेसिफिक विद्यार्थी, यह अमुक विद्यार्थी कैसे सीखेगा, इसको सिखाने के लिए हम अपने हिसाब से नई नई शिक्षा पद्धति प्रयोग कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि हमें इसे मैथ पढ़ाना है तो जैसे हम सीखे थे वैसे ही उसको सिखाएंगे। ठीक है, अब इसके इसी क्रम में हम आगे देखते हैं शिक्षण की आधुनिक अवधारणाएं जो हैं, इसमें कौन कौन से विचारक मुख्य रूप से आते हैं। तो 19वीं सदी से आप यदि देखते हैं तो इनको हम 19वीं सदी से जो भी आगे ये शिक्षक रहे हैं उनको हम मानते हैं आधुनिक शिक्षक। तो इसमें कुछ नाम आता है, जैसे रूसो महोदय हैं, फ्रोबेल हैं, या स्पेंसर महोदय हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर जॉन डीवी हैं, या फिर इसी प्रकार से कई सारे लोग हैं। एडम्स महोदय की बात तो हम कर ही रहे हैं। अब यदि हम इनकी परिभाषाओं की बात करें और इनके शिक्षण के स्पेसिफिक अर्थ की बात करें, तो क्या कह सकते हैं? जैसे एक बहुत ही फेमस परिभाषा है बैन जी के अनुसार। तो बैन जी कहते हैं, और बहुत छोटा भी है, शिक्षण कथन नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। कथन नहीं बल्कि प्रशिक्षण है, मतलब हम सिखा देना चाहते हैं, केवल लिख या लिखवा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें B.O. स्मिथ जी की, तो मिस्टर स्मिथ क्या कहते हैं? इनका कहना है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मतलब यदि आप सिखा रहे हैं और बच्चा इतना जागृत हो चुका है कि वह आप सीखना चाहता है, खुद से सीखना चाहता है, ठीक है, तो यही असल मामले में शिक्षण होगा। रायबर्न एक और महोदय हैं, बहुत ही फेमस हैं, इनकी बात भी कर लें। यह कहते हैं कि शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। फिर से समझे, शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। अर्थात एक शिक्षक विद्यार्थी को कुछ ऐसा सिखाता है जिससे विद्यार्थी अपनी ही शक्तियों को समझ जाता है और उन शक्तियों का समुचित रूप से उपयोग करना उसे आ जाता है। यह शिक्षण होता है। अब शिक्षण की यदि हम प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति क्या होती है? तो शिक्षण की प्रकृति, सीखने अगर हम शिक्षण की प्रकृति के बारे में बात करें तो जैसे कक्षा में एक कोने में छात्रों के सम्मुख खड़े होकर किसी बात या तथ्य को समझा देना मात्र नहीं है, जबकि यह संवेदनाओं को समझना और संवेदनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रव्यापी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वैयक्तिक विकास का सबल ये समर्थन करना ही शिक्षण होता है। मतलब किसी विद्यार्थी को इतना आप सिखा दीजिए कि वह राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सके, यह शिक्षण की प्रकृति है, बहुत अच्छे से अगर समझें तो। और शिक्षक
जो शिक्षण के खासकर दो तरह के अंग होते हैं। तो वो दो अंग क्या है? एक सीखने वाला और सिखाने वाला। सीखने वाला यानी कि विद्यार्थी, और सिखाने वाला यानी कि अध्यापक। तो इसके ये दो अंग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे सीखने वाले पर बल अब हम ज्यादा देते हैं, सीखने वाले को मार्गदर्शन हम ज्यादा देते हैं, सीखने वाले का विकास करना चाहते हैं। ये बहुत खास बातें होती हैं। मतलब हम ये बस समझ जाएं कि हम किसी विद्यार्थी को अगर हम सिखाना चाहते हैं तो कैसे कैसे सिखाना चाहते हैं, वह सारी चीज की प्रगति हो जाती है। यह बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि हमारा कॉमन सेंस भी कहता है, अगर हम अपने कॉमन सेंस को थोड़ा सा यूज करते हैं और इन चीजों पे विचार करते हैं कि छात्र केंद्रित हम शिक्षण कैसे करें, तो आसानी से हम हर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं जब भी शिक्षण के बारे में आए तो। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ प्रकृति को, यदि हम बहुत पॉइंट्स में देखना चाहें तो कुछ चीजों के बारे में फिर से बात कर देता हूं। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षण का अर्थ संबंध स्थापित करना है। जैसे रायबर्न महोदय के अनुसार हम देखते भी हैं कि मुख्य रूप से तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या? उसे बालक की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को स्वयं का भी ज्ञान होना चाहिए और विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो शिक्षक है इसको तीन बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो ये अपना ज्ञान हो, बच्चे का भी ज्ञान हो या जो उसका विद्यार्थी उसका भी ज्ञान हो, और तीसरा जो है विषय का भी इसको ज्ञान होना चाहिए। तो यदि इन तीनों चीजों का ज्ञान होता है इसे शिक्षक को, तो वह आराम से सिखा सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी है। शिक्षण का अर्थ सूचना देना है। कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो कि हम सूचित कर देते हैं, सूचना देना। शिक्षण का अर्थ है बालक को अपने वातावरण के अनुकूल बनने के लिए सहायता देना। और इसी के साथ में शिक्षण का अर्थ बालक को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता देना तो है ही, साथ ही साथ शिक्षण का अर्थ उत्प्रेरणा प्रदान करना भी है। तो हम देख सकते हैं उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा तो समझते होंगे। उत्प्रेरणा का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति को इस प्रकार से मोटिवेशन दें ताकि वह व्यक्ति आगे चल के और भी अच्छा कर पाए, अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग कर पाए। शिक्षण का अर्थ मार्ग प्रशस्त करना है, मार्गदर्शन भी करना होता है कि अगर विद्यार्थी कंफ्यूज है, उसे आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या समझना है, तो शिक्षक उसे समझने में सहायता करे। शिक्षण का अर्थ सीखने का संगठन भी है और शिक्षण तैयारी का एक समाधान है। यदि हम रायबर्न और रिस्क महोदय के अनुसार देखें तो शिक्षण को पथ प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है। पथ प्रदर्शन, कभी कभी आप चाहें तो इनका नाम भी यूज कर सकते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो रायबर्न महोदय के अनुसार। रायबर्न है और रिस्क का भी आप नाम इनमें ले सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसके कार्य क्या हैं, तो शिक्षण के क्या कार्य हो सकते हैं? शिक्षण के कार्य, तो शिक्षण के कार्य को समझने के लिए हम उसे तीन भागों में बांट सकते हैं। तो क्या क्या बांट सकते हैं यह तीन भाग? एक तो यह है कि कक्षा से संबंधित शिक्षण कार्य या कक्षागत कार्य। तो पहला होता है आपका कक्षागत, ये आपका फर्स्ट। दूसरा आप कह सकते हैं कक्षेतर, मतलब कक्षा के बाहर, कक्षेतर कार्य। और तीसरा जो हो सकता है उपयुक्त दोनों प्रकार के शिक्षण कार्यों से संबंधित शिक्षण या सामान्य कार्य, जो कि दोनों से ही संबंधित हो। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो जाता है। तो इसके तीन अंग आप कह सकते हैं होते हैं। तो कक्षा से संबंधित कक्षागत कार्य क्या हो सकता है? क्लास में आप कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे के समुचित विकास के लिए आप क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, कैसे कैसे उसकी काउंसलिंग करेंगे, ये सारी बातें हो जाती हैं। यदि हम कक्षेतर की बात करें, मतलब कक्षा से बाहर जो किया जा सकता है, उसमें कक्षेतर कार्यों के लिए छात्रों के समूह को संगठित एवं व्यवस्थित करना, योजना एवं रूपरेखा के अनुरूप छात्रों को विभिन्न क्रियाकलापों का शिक्षण
और उसमें प्रशिक्षण देना, मूल्यांकन करना, जैसे एग्जाम्स आप करवा सकते हैं, या उनको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आप बोलते हैं वो भी करवा सकते हैं। कुछ रैली वगैरह के लिए आप उन्हें बोल सकते हैं, कुछ वो चार्ट प्रिपेयर कर लें, इन चीज़ों के लिए भी आप बोल सकते हैं। कुछ भी क्रियाकलाप, एक्स्ट्रा असाइनमेंट आप उनको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कक्षेतर में, मतलब कक्षा से बाहर वाले में हो जाती हैं। ये तो आप जानते ही हैं क्लास में आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाते हैं। सामान्य चीज़ें कुछ होती हैं, जैसे सामान्य में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे छात्रों के कार्य को प्रारंभिक चालन देना, निर्देशित करना एवं उसकी व्यवस्था करना, छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यों में सुधार एवं नवीनता लाने के लिए इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों एवं प्रकाशित नवीन साहित्य से सतत संपर्क रखना। मतलब क्या क्या मार्केट में अपडेट्स हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों के बारे में यदि आप जानकारी रखते हैं तो वह सामान्य कार्य हो जाते हैं। तो ये हो गए शिक्षण के कार्य, स्पेसिफिक रूप से 3 कार्य हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें हैं कि उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, तो उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, यदि हम इसे ध्यान से समझें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसकी विशेषताएं मुख्य रूप से वांछनीय सूचनाएं देना, वांछनीय सूचना देना, किसे, विद्यार्थी को, और कौन देगा, अध्यापक। उत्तम शिक्षण अधिगम की क्रिया में मार्गदर्शन देना भी होता है, तो मार्गदर्शन कीजिए विद्यार्थियों का। अनुदेशन, आप अनुदेशन दे सकते हैं। उत्तम शिक्षण बालक में निहित गुणों का विकास करता है, बालक में निहित गुण जो भी होते हैं उनका आपको विकास करना सिखाना होता है बच्चों को। उत्तम शिक्षण के लिए प्रभावकारी नियोजन होता है, प्रभावकारी नियोजन। नियोजन का मतलब यह हो गया कि यदि उन्हें कोई स्ट्रेटजी बनानी है विद्यार्थियों को, कि उन्हें यह चीज समझना है, सपोज उनको ट्रिग्नोमेट्री समझना है, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति पूरी तरह से वो कैसे कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए आप कुछ भागों में उन्हें सिखाइए, कुछ स्टेप के माध्यम से, कि पहले आप ये छोटा सा फॉर्मूला समझिए, फिर कॉन्सेप्ट उसका समझिए, या कॉन्सेप्ट आप मतलब जो उसका मेन चीज हो गया वो समझे, फिर उसके कुछ फॉर्मूलाज समझे, फिर उनके जो थियरीज हैं वो समझे, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस प्रकार से ये अनुदेशन उनका आप कर सकते हैं। अच्छे शिक्षण में क्रियाशील रहने के भी अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें क्रियाशीलता आप कर सकते हैं। यह जनतंत्री आदर्शों पर से आधारित होता है। जनतंत्री आदर्शों पे क्यों? क्योंकि क्लास में आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो एक विद्यार्थी को यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप अन्य विद्यार्थियों से भी सहयोग ले सकते हैं, या अन्य विद्यार्थियों को सम्मिलित कर सकते हैं उस प्रश्न को हल करने में। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को नई नई चीजें सीखने का अवसर प्राप्त होगा। उत्तम शिक्षण अधिगम के लिए उचित वातावरण भी उत्पन्न करता है, तो कह सकते हैं उचित वातावरण। उत्तम शिक्षण में सभी कार्यों, शिक्षण विधियों तथा दशाओं का समायोजन होता है, तो सभी का समायोजन होता है, आप ये कह सकते हैं। और यह निदानात्मक उपचारात्मक भी होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि विद्यार्थी को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, या जीवन में किसी भी तरह की अधिगम से संबंधित समस्या है, तो उस समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है? शिक्षण के द्वारा। तो यह कुछ खास बातें रहीं शिक्षण के लिए। आज के लिए इतना ही। यदि आपको चीजें समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको कुछ कंफ्यूजन रही हो इनसे संबंधित तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नियमितः वीडियो आप देखते रहें। धन्यवाद।